नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के सिंह एजुकेशन में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि अभी हाल ही में जो खबरें आ रही हैं उसमें ये है कि भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसको चुनने की जो प्रक्रिया है, सरकार उसमें बदलाव करने वाली है, एक बिल लाने वाली है। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। आने वाले यूपीएससी के जो मेंस एग्जामिनेशन हैं उसमें इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, या नेक्स्ट ईयर के लिए जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी इसमें से बन सकते हैं। तो ये टॉपिक कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण, यानी कि पहली बात तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, जो भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन कौन से चुनाव करवाता है ये? लोकसभा के, राज्यसभा के, ये लिख लीजिए क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि उन लोग क्या लगता है कि लोकसभा के चुनाव तो ठीक है, ये भारत का जो चुनाव आयोग है वो करवाता है, और जो राज्य के जो चुनाव है जैसे कि राज्य विधानसभा के, ये करवाता है राज्य चुनाव आयोग। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो भारत का जो चुनाव आयोग है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये किस किस के चुनाव करवाता है ये क्लियर होना चाहिए एकदम। तो ये लोकसभा के कराता है, राज्यसभा के चुनाव करवाता है, राज्य विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो भी करवाता है, देश में राष्ट्रपति का भी चुनाव यही करवाता है, और उपराष्ट्रपति का भी ये चुनाव यही करवाता है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, दिमाग में एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए। अच्छा, संवैधानिक निकाय की जब हम बात करें तो भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य एवं विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये तो हम सब जानते हैं। आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया था। ये भी हम सब जानते हैं। आज 15 अगस्त का दिन है, ये तो हमें सबको याद ही होना चाहिए। तब से संविधान में प्रतिस्थापित सिद्धांतों, निर्वाचन विधियों तथा पद्धतियों के अनुसार नियमित अंतराल पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनों का संचालन किया गया है। देखो, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जाना जाता है। अभी कुछ समय से कुछ विवाद रहे हैं, लेकिन अभी तक की अगर हम ओवरऑल स्थिति देखें तो वो लगभग निष्पक्ष रहती है। अच्छा, इसके अलावा भारत के संविधान ने संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल तथा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व तो भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा है। देखिए, पूरी तरह से जो सारी शक्तियाँ हैं ना वो जो चुनाव आयोग है, जो निर्वाचन आयोग है, उसी के पास रहती हैं चुनाव के समय पे। भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, जैसे कि मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ये डेट आप याद रखिएगा, इस पे से कोई एमसीक्यू बन सकता है। आयोग ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष 2001 में मनाया था। शुरुआत में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, केवल एक सिंगल पर्सन बॉडी थी ये शुरुआत में। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो गया, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त, यानी कि निर्वाचन आयुक्त इसमें हो गए हैं। तो 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है, परंतु उनका कार्यकाल बहुत कम था, जो 1 जनवरी 1990 तक चला। उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तब से आयोग की बहुसदस्यीय अवधारणा प्रचलन में है, जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। देखिए, यही वाला मुद्दा जो है ये उसमें है, यही वाला जो मुद्दा है ना ये कि बहुमत से जो निर्णय होते हैं, इसी पे सारा विवाद है। देखिए, 3 लोगों की बॉडी है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, 2 चुनाव आयुक्त हो गए। अब उसमें से जो अभी ये है कि उसमें जो चुनने वाली जो कमेटी रहती है उसमें प्रधानमंत्री रहते हैं, उसमें एक कैबिनेट का मंत्री रहता है, एक विपक्ष का नेता रहता है और एक सीजेआई रहते हैं, जो अभी व्यवस्था चल रही है। लेकिन इसमें क्या है, जो हमारी केंद्र सरकार है इसमें एक बिल ला रही है। उस बिल में क्या है कि सीजेआई को बाहर कर दिया जाएगा। सीजेआई को बाहर कर दिया तो कौन कौन बचा? प्रधानमंत्री बचे, इसमें एक कैबिनेट का मंत्री बचा और एक विपक्ष का नेता बचा। अब होगा क्या, इसमें जो निर्णय वो बहुमत से होते हैं। अब 2 लोग तो सरकार के ही हैं, एक ही तो विपक्ष का है, तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, यानी कि सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा फिर इस पर। तो अगर सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण है या कार्यपालिका का पूरी तरह से नियंत्रण है, तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे? आप खुद ही सोचिए।
तो ये गंभीर स्थिति है, इस पे डिबेट होनी चाहिए, इस पे कुछ देखा जाना चाहिए कि इसको निष्पक्ष बनाए रखा जाना चाहिए। देखिए मोटिव क्या है, निष्पक्ष चुनाव हो। अगर वो मोटिव ही ख़त्म हो जाता है तो फिर तो इस बॉडी की कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई। तो इसी चीज़ पे सारा विवाद है। अच्छा, निर्वाचन आयोग की शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अनुच्छेद 324(1) में निर्वाचन आयोग की शक्तियां कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती, यानी कार्यपालिका उसको नियंत्रित नहीं कर सकती। देखिए चुनाव के समय जो निर्वाचन आयोग है ना, उसकी शक्तियां एकदम असीमित हो जाती हैं लगभग। वो इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी निर्णय ले सकता है, उस समय उस पर कोई रोक टोक नहीं होती है। ठीक है, तो क्या है, उसकी शक्तियों को कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। उसकी शक्तियाँ केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों या संसद के द्वारा निर्मित जो वो होते हैं, विधि होती हैं, जो कानून है, उसी से नियंत्रित हो सकती है। निर्वाचन का पर्यवेक्षण करना हो, निर्देशन करना हो, नियंत्रण करना हो तथा आयोजन करवाना हो, करवाने की शक्ति देश में मुक्त और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है। ये सब इसके काम है। जहाँ कहीं संसद विधि निर्वाचन के संबंध में मौन है, यानी कि जहाँ पर भी संसद में किसी के चुनाव के लिए कोई नियम नहीं है, वहाँ पर जो इसकी शक्ति है वो लगभग असीमित हो जाती है। मतलब कि सारी शक्तियाँ फिर चुनाव आयोग के, जहाँ पे भी कुछ लिखित में नहीं है, वहाँ सारी शक्तियाँ चुनाव आयोग के हाथ में है, वो कोई भी निर्णय ले सकता है। लेकिन इसके अलावा प्राकृतिक न्याय, विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग किया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लंघन नहीं कर सकता और ना ही ये स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है। उसके निर्णय न्यायिक पुनर्निरीक्षण के पात्र होते हैं, यानी कि इस पे जो न्यायालय है, इसके जो वो है निर्णय है, उसकी समीक्षा कर सकता है। वो समीक्षा से बाहर नहीं है इसके निर्णय। निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ निर्वाचन विधियों की पूरक हैं, न कि उन पर प्रभावी तथा वैध प्रक्रिया से बनी विधि के विरुद्ध प्रयोग नहीं की जा सकती। यानी जो अगर कुछ लिखित में है तो पहले वो चलेगा, अगर लिखित में नहीं है तो फिर चुनाव आयोग जो तय करेगा वो चलेगा। निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ ये हमने कवर कर लिया है। यह आयोग चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है, चुनाव चिन्ह का आवंटन करने, निष्पक्ष चुनाव करवाने के निर्देश देने की शक्ति इसी के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी शक्तियों का व्याख्या करते हुए कहा है कि यह एकमात्र अधिकरण है जो चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करने, चुनाव करवाने का कार्य केवल सिर्फ और सिर्फ उसी का है। जो जन प्रतिनिधित्व एक्ट है 1951 का, उसके अनुच्छेद 14 और 15 भी राष्ट्रपति, राज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुरूप ही करना होता है। मतलब वो भी इससे बाहर नहीं है। उनको भी अगर कोई वो देना है, अधिसूचना देनी है निर्वाचन से रिलेटेड, तो ये जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसकी सलाह से ही करेंगे, उसकी सलाह के बिना नहीं हो सकता वो। देखिए जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या काम रहते हैं मेन वो देख लेते हैं निर्वाचन आयोग के। निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, यानी कि देखेगा सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। निर्देशन, इसमें कोई दिशा निर्देश जारी करने तो वो करेगा। आयोजन करवाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद का यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्य विधानमंडल जो होते हैं राज्य विधानसभा के चुनाव भी करवाएगा। निर्वाचन नामावली यानी कि जो वोटर लिस्ट है वो तैयार करवाएगा। राजनीतिक दलों का पंजीकरण भी यही करता है। राजनीतिक दलों का राष्ट्रीयकरण, राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकरण, मान्यता देना, दलों निर्दलियों को चुनाव चिन्ह देना, सांसद विधायक की अयोग्यता अगर वो दल बदल करते हैं तो, पर राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देना, ठीक है, बाध्यकारी नहीं है। गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना, ये सारे इसके मेन काम है। अगर लिखने के लिए आता है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसकी नियुक्ति कैसे होती है और कार्य विधि कैसी रहती है, मतलब कितने टाइम तक काम करते हैं ये। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या आयु 65, जो भी पहले हो जाए, या तो पहले वो 65 साल का हो जाए या पहले 6 साल हो जाए, जो भी पहले हो जाए उसके अनुसार रहता है का होता है। जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या आयु 62 साल, यानी कि ये ध्यान रखना दोनों में क्या डिफरेंस है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी 65 साल है, जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी 62 साल है, जो भी पहले हो।
चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। तो सोचिए कितनी रेपिटेटिव जॉब है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सर, रेपिटेटिव तो होनी ही। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है, यानी संसद में महाभियोग चला के ही उसको हटाया जा सकता है, इस तरह से तो उसे कोई हटा भी नहीं सकता। भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि के चुनाव के संबंध में पूरी सत्ता होती है, सत्ता यानी कि पूरी शक्तियाँ होती हैं, जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील और जिला परिषद के चुनाव की जो शक्तियां हैं वो किसके पास होती है, राज्य निर्वाचन आयोग के पास। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में सारा कन्फ्यूजन रहता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये मान के चलिए। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन उठाता है और सब कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसको क्लियर दिमाग में नोट कर लो, नोट पैड पर नोट कर लो और क्लैरिटी रखो कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अभी हालात क्या हैं, अभी हम देख लेते हैं। जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, श्री राजीव कुमार हैं। श्री अनूप चंद्र पांडे कौन है, निर्वाचन आयुक्त हैं। श्री अरुण गोयल कौन है, निर्वाचन आयुक्त हैं। न्यायिक समीक्षा, अब क्या सुप्रीम कोर्ट इसके जो फैसले हैं उस पर अब उसको अपनी न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला सकता है। आयोग के निर्णयों को भारत के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में उचित याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल लाया जा सकता है। लंबे समय से चली आ रही परिपाटी और अनेक न्यायिक घोषणाओं के द्वारा यदि एक बार निर्वाचनों की वास्तविक प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो न्यायपालिका मतदान के वास्तविक संचालन में हस्तक्षेप, यानी एक बार जब उस शक्तियाँ उसके हाथ में निर्वाचन चल रहा है तो उस समय तो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन एक बार मतदान हो जाने के बाद, परिणाम घोषित हो जाने के बाद आयोग किसी परिणाम का पुनर्निरीक्षण स्वयं नहीं कर सकता। संसदीय एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में इसका पुनरीक्षण केवल निर्वाचन याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जा सकता है, जो कि एक उच्च न्यायालय के समक्ष रखी जाती है। राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय कार्यालयों के निर्वाचनों के संबंध में ऐसी याचिका केवल उच्चतम न्यायालय के समक्ष ही दायर की जा सकती है। तो देखो, जो भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जो संबंधित मामले हैं, अगर उसको हमें दिखाना है, उसको हमें देखना है कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए, तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। लेकिन बाकी जो चुनाव हैं उसकी जो न्यायिक समीक्षा है वो हाई कोर्ट में भी हो सकती है। तो ये था पूरा आर्टिकल। मुझे लगा कि ये चीज़ आपके सामने आनी चाहिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपको अच्छी लगा होगा ये सुन के, जो हमने आर्टिकल बनाया है ये पसंद आया होगा, चीज़ें आपको पता चली होंगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।